रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार गिर रहा है पिछले कुछ महीनों से, और पिछले कुछ दिनों से तो बहुत ज़्यादा गिरावट आया है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एफआईआईज तो लगातार भाग ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी कुछ हद तक भागना शुरू कर दिया है, और भागना बनता भी है ना। इस तरह का ब्लड बाथ काफ़ी सारे जो नए इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने नहीं देखा होगा, तो नेचुरली ये देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगेगा और इसीलिए कुछ भाग भी रहे हैं। और जो नहीं भाग रहे हैं, आने वाले समय में अगर और थोड़ा बहुत गिरावट आ गया तो और भी लोग भागेंगे यहाँ से। स्टॉक मार्केट में यही होता है। तो देखिए, आप लोग के बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं ना कि मार्केट गिर रहा है, सही है, लेकिन पहले के मुकाबले अच्छा खासा गिरावट आ चुका है सभी जगह, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो क्या इस तरह के मार्केट कंडीशन में हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इनफैक्ट क्या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि इन्वेस्टमेंट का फिलॉसफी तो यही होता है कि जब मार्केट गिरा हुआ हो तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में डिटेल में हम यही जानेंगे कि क्या इस तरह के मार्केट कंडीशन में हमें अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए, और साथ ही क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। और उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं इस तरह के मार्केट कंडीशन में क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, और अगर कर रहा हूं तो कैसे कर रहा हूं। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें, क्योंकि बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करेंगे, आधे नॉलेज के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको हमेशा ही प्रॉब्लम होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं या फिर लगातार आते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि भाई मार्केट अभी तक गिरा कितना है, एग्जैक्टली समझना होगा। उसी से एक आइडिया मिलेगा कि भाई अच्छा खासा गिर चुका है कि नहीं। और उसके बाद ऑफकोर्स वैल्यूएशंस भी चेक करना होगा कि करेंटली वैल्यूएशंस कितना है और किस वैल्यूएशन पे हमें कंफर्ट मिलेगा इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं गिरा कितना है। तो देखिए, निफ्टी 50 अगर आप देखेंगे ना तो ऑल टाइम हाई निफ्टी 50 का 26,277 के आसपास बना था सितंबर 27 लास्ट ईयर ना। उसके बाद से गिरावट शुरू हुआ है, तो अभी तक निफ्टी 50 अबाउट 13% के आसपास गिर चुका है। 13% अच्छा, लार्ज कैप के लिए इतना गिरावट अच्छा खासा गिरावट माना जाएगा। और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को देखें ना, और स्मॉल कैप इंडेक्स को, तो लास्ट 1 वीक में मिड कैप अबाउट 7.4% गिर चुका है। उसी तरह से स्मॉल कैप, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अबाउट 9.6% गिर चुका है। और 52 वीक हाई से अगर आप देखेंगे तो मिड कैप 150 इंडेक्स 18.5% गिर चुका है, और स्मॉल कैप 250, निफ्टी स्मॉल कैप 250 22% से भी ज़्यादा गिर चुका है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलरेडी बियर मार्केट में जा चुका है। जब भी स्टॉक मार्केट ना उस या फिर कोई इंडाइसेस या स्टॉक 20% से ज़्यादा गिरता है तो बोलते हैं कि वो बियर मार्केट में चला गया है। ठीक है, और मिड कैप भी बियर मार्केट में बस जाना ही वाला है, शायद अगर और थोड़ा बहुत गिरावट होगा तो ये भी बियर मार्केट में चला जाएगा। लार्ज कैप अभी भी थोड़ा दूर है बियर मार्केट से। तो ये देखिए, गिरावट में तो कहीं कोई डाउट नहीं कि बहुत ज़्यादा गिरावट आया, लेकिन यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट ये है ना कि ठीक है भाई गिरा है, लेकिन ये देखना होगा इतना गिरने के बाद भी क्या वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हुआ है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वो देखना है ना, तो वैल्यूएशंस चेक कर लेते हैं। तो देखिए, निफ्टी 50 का वैल्यूएशन फिलहाल है 20.4। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि निफ्टी 50 फेयरली वैल्यूड हो चुका है। 20 के आसपास का वैल्यूएशन निफ्टी 50 का लॉन्ग टर्म एवरेज से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये फेयरली वैल्यूड है। यहाँ से जैसे जैसे ये गिर रहा है उससे आप अंडर वैल्यूड होता जाएगा ना, 19 के आसपास चला जाएगा, 18 के आसपास चला जाएगा तो अंडर वैल्यूड हो जाएगा। और जब भी कोई भी अंडर वैल्यूड हो जाए या फिर एटलीस्ट फेयरली वैल्यूड हो तो ऑफ कोर्स वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो लार्ज कैप यस, वहाँ पे ग्रीन फ्लैग है। मिड कैप का अगर आप वैल्यूएशंस देखेंगे तो फिलहाल है मिड कैप, जब भी मैं बोल रहा हूँ मतलब कि निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, ओके, तो ये 34.4 के आसपास है। लेकिन हाँ, अगर 5 ईयर इसका जो टॉप देखेंगे ना कि लास्ट 5 ईयर में सबसे ज़्यादा कहाँ गया था, तो 45.8 के आसपास गया था। तो वहाँ से तो अच्छा खासा गिरावट आया है ना, ऑलमोस्ट 46 से ये 34 के आसपास आ गया है, गिरावट बहुत अच्छा है। उसी तरह से स्मॉल कैप अगर आप देखें ना, 5 ईयर हाई तो 35.6 के आसपास था निफ्टी स्मॉल कैप 250, जो कि अभी गिरकर 27.5 आ गया है। तो देखिए, सभी जगह गिरावट आया है, अच्छा खासा गिरावट आया है। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेज देखेंगे ना, मतलब लास्ट 5 ईयर का भी अगर आप एवरेज देखेंगे तो मिड कैप अगर
जो पी रेशियो है वो 30 के आसपास चला जाएगा, 30 से नीचे जब जाने लगेगा ना, तब आप बोलेंगे कि चलो अब जाकर एटलीस्ट 5 ईयर एवरेज के हिसाब से वैल्यूएशन ठीक हो चुका है, मतलब फेयरली वैल्यूड के आसपास हो गया। उसी तरह से स्मॉल कैप अगर 25 से नीचे जाने लगा पी, तो बोलेंगे कि 5 ईयर एवरेज के हिसाब से एटलीस्ट फेयरली वैल्यूड के आसपास है। लेकिन हाँ, अंडर वैल्यूड नहीं है, अंडर वैल्यूड होने के लिए बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ पे और भी बनता है। लेकिन हाँ, फेयरली वैल्यूड भी बुरा नहीं है। तो बस ये मतलब कुछ और दिनों का गिरावट अगर हो जाता है यहाँ पे, तो मिड कैप स्मॉल कैप भी फेयरली वैल्यूड जोन के आसपास चला जाएगा। फिलहाल नहीं है, फिलहाल सिर्फ लार्ज कैप ही फेयरली वैल्यूड के आसपास है। तो देखिए, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा ना कि भाई लार्ज कैप ठीक ठाक है, मिड कैप स्मॉल कैप में अभी और भी गिरावट गुंजाइश है, मतलब गिरावट का गुंजाइश है। अब जान लेते हैं कि भाई ये ब्रीफली, क्योंकि रेगुलरली मैं आपको वीडियोस में तो अपडेट करता हूँ, ब्रीफली समझ लेते हैं अगर कोई नया इन्वेस्टर है या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसके लिए, कि भाई ये मार्केट में चल क्या रहा है, इतना ज़्यादा हलचल क्यों है, क्या हो गया अचानक स्टॉक मार्केट को। तो देखिए, स्टॉक मार्केट का जो मूवमेंट है सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड करता है? सबसे ज़्यादा वो डिपेंड करेगा कि जिस भी कंट्री में आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया उसका इकोनॉमी कैसा चल रहा है, और प्लस वहाँ पे जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। इसी पे स्टॉक मार्केट मोस्टली इसी पे डिपेंड करता है। देखिए, शॉर्ट टर्म में और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, कुछ भी इधर उधर हो गया तो स्टॉक मार्केट उस पर रिएक्ट करता है। लेकिन हाँ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इसी पे, मतलब आपका कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है और कंट्री का परफॉर्मेंस कैसा है, इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और फिलहाल अनफॉर्चुनेटली यहीं पे प्रॉब्लम आ गया है। ठीक है, तो देखिए, दो इश्यूज़ अगर आप देखें तो एक है इंटरनल इशू और दूसरा है एक्सटर्नल इशू। इंटरनल इशू में ऑफकोर्स हमारा, अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ देखेंगे ना, तो 8.2% का जीडीपी ग्रोथ रेट था, अब वो आकर 6.5% के आसपास चला गया है। ठीक है, तो जो भी स्टॉक मार्केट और उसी तरह से कंपनीज़ का परफॉर्मेंस भी अगर आप देखें ना, तो देखिए अभी तक 3,400 कंपनीज़ का जो भी दिसंबर क्वार्टर का आया है रिजल्ट्स ना, उसमें रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 6.9% का रफली। लास्ट ईयर इसी पीरियड में रेवेन्यू ग्रोथ था 7.9%। तो रेवेन्यू ग्रोथ में तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा नीचे गया है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप सुनेंगे ना, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस बार का प्रॉफिट ग्रोथ अभी तक का आया है 12.6%। ठीक है, और लास्ट ईयर इसी पीरियड में कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ था 26.2%। 26% से 13% से भी नीचे चला गया है, मतलब आधा से भी नीचे चला गया है प्रॉफिट ग्रोथ। ओके, और जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ कोर्स ना 8% प्लस से यहाँ 7% से भी काफ़ी नीचे चला गया है। तो देखिए, स्टॉक मार्केट पहले जो ऊपर जा रहा था, जो वेरी हाई वैल्यूएशंस था, वो उस इकोनॉमिक कंडीशन के कारण था कि भाई आपका जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, कंपनीज़ का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से वैल्यूएशंस था। अब आपका सब कुछ नीचे चला आया है, तो ऑफ कोर्स अब मार्केट एडजस्ट कर रहा है, क्योंकि ऐसा ही होता है ना, स्टॉक में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वैल्यूएशन हाई तभी तक रहेगा जब कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। कंपनीज का परफॉर्मेंस नीचे आएगा, उसका स्टॉक प्राइस बुरी तरह से गिरेगा, वैल्यूएशन नीचे आएगा। तो यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ वही हो रहा है कि भाई आपका इकोनॉमी डाउन हो गया है, तो वैल्यूएशन तो आप जस्टिफाई कर नहीं सकते हैं, तो भाई वैल्यूएशन नीचे आएगा। वैल्यूएशन कहाँ तक नीचे आएगा भाई? जितना गिरावट आया है उसी के अनुसार वैल्यूएशन थोड़ा नीचे आएगा। स्टॉक मार्केट में उतना गिरावट आएगा और उसके बाद फिर वहाँ से स्टॉक मार्केट देखेगा कि जो कंट्री है या कंपनीज का परफॉर्मेंस है वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसी के अनुसार वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया मैटर। एक्सटर्नल मैटर अगर आप देखें, यूएस से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। पहले तो देखिए डिस्कस हम लोग करते थे ना कि वॉर चल रहा है, रसिया यूक्रेन वॉर, तो वो तो मोस्टली अब लास्ट स्टेजेस में है ना, अंतिम सांस ले रहा है। कुछ महीनों में मोस्टली वो सेटल डाउन हो जाना चाहिए था। उसी तरह से इजराइल हमास ये सब का प्रॉब्लम था, वो तो ख़त्म ही हो गया फिलहाल, अभी तक के लिए तो एटलीस्ट। तो वहाँ पे काफ़ी हमें रिलीफ मिला है उस फ्रंट पे। लेकिन हाँ, नया इशू आ गया यूएस में ना, अब ट्रम्प आए हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी का प्रॉब्लम चल रहा है, टैरिफ्स का प्रॉब्लम चल रहा है। उसके बाद यूएस मार्केट, वो बोल रहे हैं टैक्स कट्स करेंगे यूएस में, तो उसके कारण यूएस मार्केट का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया काफ़ी हद तक। और भी उम्मीद है कि शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल लग रहा है कि और भी अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट का ही परफॉर्मेंस अच्छा है। वहाँ इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है आपको, इकोनॉमी AAA रेटेड है, AA+ रेटेड है, उनका क्रेडिट रेटिंग, तो सब कुछ पॉजिटिव है। डॉलर भी स्ट्रांग है, तो नेचुरली मतलब ज़्यादातर जो पैसा, सिर्फ इंडिया नहीं, पूरा इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का भी अगर आप पैसा देखें, सभी जगह से निकल रहा है। इंडिया से ज़्यादा निकल रहा है क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ है, तो पैसा निकल के ऑफकोर्स यूएस में भाई रिटर्न ज़्यादा आ रहा है ना, तो क्यों नहीं वहाँ पे जाएंगे, मतलब बनता है ना। तो इसीलिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा
जा रहा है और दूसरे इकोनॉमी से ज़्यादा पैसा नहीं निकल रहा है क्योंकि ऑलरेडी वो गिरे हुए हैं। मतलब चाइना तो कुछ सालों से कोई रिटर्न ही नहीं आया, इतना गिरा हुआ है, कौन कहाँ से पैसा निकालेगा, वहाँ तो पैसा इन्वेस्ट करने का समय आ रहा है, ठीक है ना। उसी तरह से दूसरे इकोनॉमीज़ को भी देखें ना, डेवलपिंग इकोनॉमीज़, तो वहाँ पे कोई खास बहुत ज़्यादा रिटर्न आया नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे जो थोड़ा बहुत ऑफकोर्स वहाँ से भी निकल रहा है, लेकिन बहुत निकालने का गुंजाइश नहीं क्योंकि वैल्यूएशन वहाँ ज़्यादा नहीं है। इंडिया का ही वैल्यूएशन ज़्यादा है और परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ है, इसीलिए यहाँ से पैसा ज़्यादा निकल रहा है। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर भी अगर आप देखें तो डॉलर जो स्ट्रांग हुआ है ना, बहुत हद तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग शायद ना हो, एक लिमिटेशन होता है किसी का भी ना भाई, मार्केट एडजस्ट करता है, ठीक है। तो वो मोस्टली थोड़ा बहुत और यहाँ से स्ट्रांग हो, उसके बाद वो भी स्टैग्नेट करेगा और उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे भी आएगा, ठीक है। वहाँ 10 ईयर रिस्की है, 10 ईयर पे हमें नज़र रखना होगा ना। अगर यूएस का 10 ईयर जो अभी 4.5% के आसपास चल रहा है, अगर वहाँ पे इन्फ्लेशन थोड़ा मान लीजिए बढ़ने लगा ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं उसके कारण, तो वहाँ पे आप वो रिस्क ये है कि 10 ईयर कहीं 5% के आसपास ना चला जाए उसका। अगर 5% के आसपास 10 ईयर गया तो और भी ज़्यादा ब्लड बाथ आप इंडियन मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोग को हमेशा अपडेट करता हूँ कि भाई उसका 10 ईयर कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क आया, डॉलर और भी वहाँ स्ट्रांग हुआ, तो बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 ईयर आने वाले समय में और भी तेज़ी से ऊपर जाएगा। ना हो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो ब्लड बाथ लाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा रिस्क है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, वही है कि भाई स्टॉक मार्केट यूएस का 2 साल से बहुत ज़्यादा रिटर्न आ चुका है, इस साल भी रिटर्न ठीक दे रहा है, तो उसका भी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हो गया है। और प्लस यूएस का डेट तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा है, उसको इंटरेस्ट पेमेंट बहुत करना पड़ता है। तो यहाँ पे ट्रंप के जो पॉलिसीज़ हैं उसके कारण हो सकता है कि डेट थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाए। अगर वो सब हुआ तो इंटरेस्ट रेट कट यूएस में नहीं होगा, इन्फ्लेशन शायद बढ़ ना जाए, तो बहुत सारा रिस्क वहाँ भी है, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल सही बात है, टैक्स कट्स है, हाई रिटर्न्स, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखना होगा। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो चुका है तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है, अगर सही से हैंडल नहीं किया गया तो, ठीक है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। और इंटरनली अगर आप देखें तो देखिए इकोनॉमी ना कोविड के बाद से बहुत अच्छा रिटर्न्स, ह्यूज रिटर्न्स। जब बहुत ज़्यादा रिटर्न आ रहा था तो सब कुछ ठीक था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कुछ महीनों से गिरा है तो सबको प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। ऐसा ही होता है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी यही है। तो अब जो भी गिर रहा है, देखिए गिर रहा है, सही बात है, बहुत ज़्यादा रिटर्न, कुछ हद तक इकोनॉमी ओवर हीटेड हो गया, प्लस इंटरेस्ट रेट भी हमारा कुछ समय से ज़्यादा था तो प्रॉब्लम आया, प्लस आरबीआई के कुछ पॉलिसीज़ ना सेफ्टी के लिए उन्होंने जो क्रेडिट ऑफ टेक था उसे इंटेंशनली थोड़ा कम करवाया। और उसके बाद इलेक्शंस के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसमें भी कमी आया, प्लस मानसून का कुछ प्रॉब्लम आया, तो सब कुछ मिलजुल के ऑफकोर्स इकोनॉमी में प्रॉब्लम आया और ये हालात पे हम पहुंच गए हैं। लेकिन हाँ, इकोनॉमी में जब भी प्रॉब्लम आता है तो जो भी गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल बैंक है उसका काम है कि भाई ठीक है नीचे आ गया तो अब इसको तुम ऊपर ले जाओ। तो ये हमें देखना है कि इनके तरफ से कुछ सही कार्रवाई हो रही है कि नहीं, उस फ्रंट को हमें देखना है। क्योंकि गिर गया तो गिर गया भाई, अब उसको ऊपर ले जाओ, आप यही कर सकते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो बजट आया है इस बार का ठीक आया है, ठीक है। उसके बाद आरबीआई का पॉलिसी कट भी हो चुका है तो वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद आरबीआई लिक्विडिटी इन्फ्यूजन भी अच्छा खासा कर रही है। तो यहाँ पे देखिए जो भी कर सकते हैं ये लोग, ठीक है, हम इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए वो अपने एंड से कर रहे हैं, ठीक है। और भी सुनने में आ रहा है कि जीएसटी का जो रेट्स है थोड़ा और ज़्यादा रेशनलाइजेशन उसको किया जाएगा, तो चीज़ें की जा रही हैं इनके तरफ से। तो ऐसा उम्मीद है कि इकोनॉमी हमारा धीरे धीरे पिकअप पकड़ेगा। देखिए सेकंड क्वार्टर तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, सेकंड क्वार्टर के मुकाबले थर्ड क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखेंगे ना, ज़्यादातर पैरामीटर्स वहाँ पे पॉजिटिव है। इन्फ्लेशन भी हमारा बड़ा हेडेक था ना, वो तेज़ी से कम हो रहा है, उसके कारण आरबीआई और भी ज़्यादा रेट कट करने में कंफर्टेबल होगा, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो कुछ भी है उसको इस तरह से देखें कि ज़्यादातर जो निगेटिव न्यूज़ था वो हो चुका है और उस पर स्टॉक मार्केट ने रिएक्ट भी कर दिया, क्योंकि स्टॉक मार्केट पहले रिएक्ट करता है, वो इवेंट का वेट नहीं करता, पहले ही रिएक्ट कर देता और रिएक्ट कर चुका है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा बहुत और निगेटिविटी बचा हुआ है नो डाउट, क्योंकि ट्रंप का ये जो भी टैरिफ का प्रॉब्लम चल रहा है ना, मैंने आपको बताया था कुछ और दिन लगेंगे, अभी तक पूरी तरह से उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि करना क्या है। तो मोस्टली मैं आपको बताता हूँ फरवरी मार्च, हाँ मार्च तक मोस्टली यहाँ पे काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगा, स्टॉक मार्केट अच्छी तरह से उसको डिस्काउंट कर लेगा, जो कुछ भी होना है मोस्टली हो चुका होगा, ठीक है। इसको ऐसे देखें, इंडिया में भी आने वाले 1-2 क्वार्टर में आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट धीरे धीरे जो भी
कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स इन्होंने लिया, उसका तुरंत तो असर नहीं दिखता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो थोड़ा भी अगर वहाँ से पॉजिटिविटी अगर दिखता है तो ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट उसको लेकर पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ से बिल्कुल सही बात है कि देखिए वैल्यूएशन देख लें या फिर जो भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, उन सभी अगर डेटा पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से समझें तो ये लगता है कि देखिए एफआईआईज बिल्कुल अभी थोड़ा और बेचेंगे, क्योंकि यूएस और इंडिया में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, फिलहाल। तो बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑल दो लार्ज कैप का जो वैल्यूएशन है फेयरली वैल्यूड है, लेकिन और भी ज़्यादा गिर सकता है, ठीक है। यहाँ से ये अंडर वैल्यूड हो जाएगा, तो जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा माना जाएगा। तो थोड़ा बहुत कितना, देखिए कितना एग्जैक्टली किसको पता है ना, नोबडी नोज। हो सकता है कल परसों से ही मार्केट तेज़ी से ऊपर जाने लगे, ठीक है। लेकिन हाँ, एक इंटेलिजेंट गेसवर्क अगर आप बोले, गेसवर्क है तो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। होगा नहीं होगा फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन 5% लार्ज कैप्स में अगर आप देखें तो 5% यहाँ से और गिर जाना मतलब काफ़ी अच्छा गिरावट माना जाएगा, वैल्यूएशंस को देखकर और जो मार्केट कंडीशंस हैं उसको देखकर, ठीक है। लेकिन हाँ, फिलहाल वैल्यूएशंस ठीक है। मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ से मे बी और 10% और अगर गिर जाए तो सरप्राइजिंग नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए। अगेन हो सकता है 15% भी गिर जाए, नोबडी नोज ना फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन हाँ, 10% के आसपास का और अगर गिरावट आता है तो उसके बाद यहाँ भी वैल्यूएशंस काफ़ी हद तक पहले के मुकाबले काफ़ी रीज़नेबल हो जाएगा। इसको ऐसे देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये आता है कि भाई इस तरह के मार्केट कंडीशन में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो देखिए जब भी मार्केट डाउन होता है तो मतलब कॉमन है ना, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि जब भी मार्केट ज़्यादा गिर जाए तो इन्वेस्टमेंट करने का उसे बेस्ट समय माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया मार्केट तो बहुत ज़्यादा गिरा है, मतलब स्टॉक स्मॉल कैप तो बियर में चला गया है, बियर फेज में चला गया है, मिड कैप बस जाने वाला है, लार्ज कैप तो अभी दूर है लेकिन वैल्यूएशन ठीक ठाक हो गया है। अभी जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की उसे देख कर सोच कर ये बिल्कुल बोला जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट करने का समय सही है, ठीक है। सही क्यों है? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ भाई यहाँ से और भी ज़्यादा गिरावट आ सकता है। तो देखिए गिरावट आ सकता है, बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा गिरावट भी आ सकता है। तो इसीलिए हमें अपना जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है उसे इस तरह से बनाना है ताकि अगर यहाँ से और भी ज़्यादा गिरावट आए तो उसे हम मिस नहीं करें। क्योंकि होने का तो ये भी हो सकता है कि भाई यहाँ से ऊपर चला जाए, फ्यूचर तो किसी को नहीं पता है, गिरावट तो आ चुका है, तो इसका एडवांटेज तो हमें लेना चाहिए। लेकिन एडवांटेज हमें इस तरह से लेना है ताकि अगर यहाँ से और भी ज़्यादा गिर जाए तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम ना हो, हम उसका भी एडवांटेज उठा सकें। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट। एक साथ पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करें। अगर आप स्टैगर्ड वे में करते हैं तो सही बात है, यहाँ से अगर आप ऊपर चला जाता है फिर भी कोई हर्ज नहीं, भाई मैंने थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अगर यहाँ से और ज़्यादा गिर जाता है फिर भी प्रॉब्लम नहीं, मैं कुछ पैसा बचा हुआ मैं और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा। इस तरह से इसको देखें, तो पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट ना करें, ये बेस्ट है। तो देखिए मैंने आप लोग को हमेशा बताया है कि म्यूचुअल फंड्स के लिए अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, 6 मंथ्स का STP सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी में आप के स्कीम में आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिक्विड फंड में एक बड़ा पैसा, जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं बड़ा पैसा, वो पैसा लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दे एक साथ। उसके बाद वहाँ से 6 मंथ्स का STP स्टार्ट कर दें। दैट इज़ उस लिक्विड फंड से जिस भी इक्विटी फंड में आप अपना पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं मंथली एक सर्टेन अमाउंट, मान लीजिए आपके पास 60,000 रुपीज़ है, ठीक है, तो आप 6 मंथ्स का STP करना चाहते हैं तो 60,000 रुपीज़ आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक। और वहाँ से एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो 1-2 दिन के बाद वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा आपके सिस्टम में। तो वहाँ से जब आप STP ऑप्शन पे जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि भाई ये स्कीम में आपका इन्वेस्टेड है, यहाँ से आप कहाँ पे STP करना चाहते हैं। तो उस स्कीम को आप सेलेक्ट करें, लिक्विड फंड को, और वहाँ से जिस भी स्कीम में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इक्विटी फंड में उसको आप सेलेक्ट कर लें। और वहाँ से जैसे 60,000 रुपीज़ है ना, तो एवरी मंथ 10,000 रुपीज़ का आप 6 मंथ्स तक ट्रांसफ़र करते रहेंगे, ठीक है। हो गया 6 मंथ्स, ठीक है भाई, मार्केट अभी गिर रहा है, आगे और गिरेगा, कितना गिरेगा? 6 मंथ्स का सेफ्टी हमने लिया है, गिरने दो भाई, ठीक है, हम सस्ता खरीद रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से ऊपर जाता है फिर भी हमें अफसोस नहीं होगा कि नहीं चलो हमने कुछ तो खरीद लिया भाई, जाने दो ऊपर, कुछ तो खरीद लिया। तो दोनों केसेस में हम एडवांटेज उठा सकेंगे। क्योंकि अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मार्केट जब पूरा गिर जाएगा, जीरो हो जाएगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो वो सब नहीं होता है। एक तो मार्केट जीरो नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट बिल्कुल नीचे गिर जाए, आपको कैसे पता चलेगा कि बिल्कुल नीचे गिर गया, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा? मतलब ये कोई आपको बताने तो आएगा नहीं, किसी को नहीं पता चलता है नहीं, ये कि भाई पूरा गिर गया अब इससे नीचे नहीं गिरेगा, या पूरा ऊपर चला गया इससे ऊपर नहीं, ये सब किसी को नहीं पता है ना। तो सिर्फ हमें यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गिर गया है, यहाँ से और ज़्यादा गिरावट आ सकता है, तो ठीक है हम एडवांटेज अभी से लेंगे ताकि मिस आउट ना करें। ये सब गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज STP
अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड का तो बिल्कुल वो किया जा सकता है, बहुत अच्छा तरीका है करने का। इस तरह के मार्केट कंडीशन में 6 मंथ का सेफ्टी लेकर चल रहे हैं, ठीक है भाई, गिरने दो, मैं सस्ता खरीद रहा हूँ, बाद में एडवांटेज मिलेगा इसका, ठीक है। स्टॉक्स में क्या करेंगे, स्टॉक्स में भी आप स्टैगर्ड करें ना, स्टॉक में वैल्यूएशन देखें, जिस भी स्टॉक में आप अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका वैल्यूएशंस देखें। अगर उसका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गया है पहले के मुकाबले तो बिल्कुल वहाँ भी स्टैगर्ड मैनर्स में ना, मे बी 4-5 ट्रांचेज में धीरे धीरे करके वहाँ भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बस जल्दबाजी ना करें, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कर दें, ठीक है। यहाँ पे ये भी क्वेरी आता है कि भाई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ठीक है, लेकिन रिकवरी कब तक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स अगेन गेस वर्क, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर मुझसे पूछेंगे आपको पता है, नहीं मुझे नहीं पता है, ठीक है, कब मार्केट जाएगा एग्जैक्टली, कब से रिटर्न आने लगेगा, कितना रिटर्न, मुझे नहीं पता, ठीक है, ये मैं क्लियर कर दूँ। लेकिन हाँ, एक इंटेलिजेंट गेस वर्क, जो भी पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है, जो पढ़ा है, जो लिखा है, जो देख रहा हूँ, उसके आधार पे ऑफ कोर्स एक इंटेलिजेंट गेस वर्क किया जा सकता है। कैलकुलेटेड गेस वर्क वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। कुछ लोग कमेंट में लिखेंगे सर आप तो बोल रहे हैं आपको कुछ पता ही नहीं, बिल्कुल सही बात है, मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है कि जब भी आप जैसे मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर लेंगे ना, तो मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है, और गिरता है तो काफ़ी लंबे समय तक रिकवरी में भी प्रॉब्लम आता है वहाँ पे, कई बार ऐसा देखा गया पास्ट में। तो वहाँ पे 10 ईयर का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखें कि भाई 10 साल या उससे ज़्यादा मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, ठीक है, और बीच में थोड़ा बहुत गिरेगा तो मैं डर कर भागूंगा नहीं, ठीक है। इस तरह का मतलब, इसका मतलब होता है रिस्क प्रोफाइल चेक करना कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो अगर इस तरह का अप्रोच है, 10 साल तक मैं टिका रहूँगा या उससे ज़्यादा, तो मिड कैप स्मॉल कैप में बिल्कुल एक्सपोजर लिया जा सकता है, ठीक है। उसी तरह से अगर 5 ईयर प्लस का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, मतलब मिनिमम 5 ईयर्स, तो वहाँ पे आप लार्ज कैप या फिर फ्लैक्सी कैप, वैसे फ्लैक्सी कैप फंड्स जहाँ की मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर थोड़ा कम है, ठीक है, वहाँ पे लिया जा सकता है। तो ये सिंपल है, ठीक है। और किसी भी तरह का पोर्टफोलियो बनाएं, उसमें ट्राई करें कि लार्ज कैप का एक्सपोजर ज़्यादा हो, ये मैंने हमेशा मेंटेन किया है। मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर थोड़ा कम हो। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, 10 ईयर प्लस का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो बिल्कुल आप मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर ले सकते हैं। अभी भी थोड़ा थोड़ा आप एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ध्यान रखें कि लार्ज कैप का एक्सपोजर ज़्यादा हो, मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर कम हो। ऐसा नहीं कि 100% मिड कैप 100% स्मॉल कैप, वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा गिर जाएगा तो शायद उसको आप झेल ना पाएँ और बेचकर आप भाग जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए अच्छा होता है कि हम डाइवर्सिफाई करके रखें और डाइवर्सिफाइड फंड्स में जाएँ। सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड, फैक्टर फंड से बच कर रहें। अगर आपको मार्केट का आइडिया नहीं है, ठीक है, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है। उसी तरह से स्टॉक्स में जा रहे हैं तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी अच्छे क्वालिटी वाले स्मॉल कैप जिसका मार्केट कैप थोड़ा बड़ा है ना, 4,000-5,000 करोड़ इस तरह के रेंज में ना, यहाँ पे माइक्रो कैप से बच कर रहें। अभी वहाँ और भी ज़्यादा ब्लडबाथ हो सकता है, ठीक है। तो माइक्रो कैप्स में ना जाए, बहुत छोटे वाले ना, मतलब 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, उस तरह के स्टॉक से बच कर रहें। अगेन, अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप सब कुछ जानते हैं, तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो उनका तो डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। मैं वैसे आम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ जिन्हें मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें कि लार्ज कैप जो अभी गिरा है 13% के आसपास, उसमें उम्मीद है कि रिकवरी इस साल तक, उम्मीद है, ऑफ कोर्स गारंटी नहीं है कि इस साल मतलब आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे रिकवरी, और शायद अच्छा खासा रिकवरी हो जाए, ठीक है। रिकवरी होने का मतलब कि भाई जो गिरा एटलीस्ट वो वापस आ जाए, ठीक है। ऊपर रिटर्न तो फिर देखना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा टाइम लगता है जब ज़्यादा गिरावट होता है, क्योंकि यहाँ से और भी गिरावट आ सकता है ना। तो इस साल मुश्किल है, मतलब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, इस साल मुश्किल है। मानकर चलिए कि शायद नेक्स्ट ईयर से थोड़ा वहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिले, ठीक है। मिड कैप स्मॉल कैप में देखिए ज़्यादा प्रॉब्लम आता है ना, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि 2-3 साल तक वहाँ प्रॉब्लम रहता है। इसीलिए मैं उस मिड कैप स्मॉल कैप के लिए 10 ईयर्स बोलता हूँ जनरली आप लोग को ना, क्योंकि अगर बड़ा प्रॉब्लम आया तो इवन 2-3 साल तक वहाँ सबड्यूड रहता है, रिटर्न्स कोई खास नहीं आता है, उस पीरियड को झेलना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इस तरह से मेंटली आप प्रिपेयर्ड हैं। अगर आप इस तरह से प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं ठीक है, लार्ज कैप्स में 5 ईयर प्लस का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और इस साल हो सकता है कोई रिटर्न ना आए, नेक्स्ट ईयर भी शायद थोड़ा बहुत इधर उधर हो, तो मैं झेल लूँगा। स्मॉल कैप, मिड कैप में ये साल तो पूरा मैं भूल जाऊंगा, नेक्स्ट ईयर भी देखते हैं आता है कि नहीं आता है, उसके बाद से शायद थोड़ा है। इस तरह से मेंटली आप प्रिपेयर्ड होकर जाएं। तो अगर इस तरह से अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि भाई 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो आप 1-2 साल से क्यों परेशान हो रहे हैं, उस तरह से देखिए ना। उसी तरह से लार्ज कैप में 5 ईयर का है, चलो ठीक है, 1 साल अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो झेल जाऊँगा, एटलीस्ट मैं अच्छे वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट तो कर रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स वो मैटर करेगा, रिटर्न थोड़े बढ़कर आएंगे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें
और देखिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी खराब गलती से आपने किसी गलत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, आपको अब समझ में आया कि नहीं ये मुझे यहाँ नहीं करना चाहिए था, किसी गलत स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अभी आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ नहीं करना चाहिए, तो इस समय बिल्कुल ये किया जा सकता है कि उससे निकल कर अच्छे क्वालिटी में जाएं। बस ये ध्यान में रखें कि निकल कर पूरा पैसा अपने पास ना रखें कि मार्केट जीरो होगा तो इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप निकल रहे हैं तो ट्राई करें कि धीरे धीरे उसको इन्वेस्ट कर दें, जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका हमने डिस्कस किया ना उसके अनुसार, ठीक है। निकल कर पूरा पैसा अपने साथ ना रखें, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, आपका पूरा वेस्ट हो जाएगा। एक तो आपने लॉस पे बेच दिया, ऊपर से इन्वेस्ट भी नहीं किया, ठीक है। तो अगर कोई ख़राब है तब, अगर क्वालिटी ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पे तो निकलने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपने सोच समझ कर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए इन्वेस्ट किया है, क्वालिटी भी अच्छा है, तब तो देखिए मैं भी यही कर रहा हूँ। मेरा म्यूचुअल फंड में भी कुछ SIP चल रहा है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। कुछ स्टॉक्स को भी मैंने मतलब 1-2 स्टॉक मैंने आपको बताया बेचा भी है, उसका पैसा है, धीरे धीरे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको रखा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ बचा कर रखा हूँ, पूरा नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे उसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं भी यही कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगेन यहाँ पर ध्यान में रखें कि देखिए इक्विटी बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी यहाँ पर आएँ, वेरी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तभी यहाँ पर आएँ, क्योंकि इक्विटी अकेला प्रोडक्ट नहीं है जहाँ की आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने कई बार रिपीट किया है, भाई डर लग रहा है, आप इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। FD है आपके लिए, गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स हैं, उसी तरह से पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट है, इतने सारे स्कीम्स हैं बाहर, या फिर डेट म्यूचुअल फंड है ना। अगर यहाँ पे आप इस वोलेटिलिटी को नहीं झेल सकते हैं तो ऑफकोर्स यहाँ इन्वेस्ट नहीं करें ना, दूसरी जगह, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। तो ये भी ध्यान में रखें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।